आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ और बायोलॉजी में भी मैं फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ लाइफ प्रोसेस। स्टूडेंट देखेंगे कि बायोलॉजी में मुझे पढ़ना किसके बारे में। तो पहले देखते हैं बायोलॉजी होता क्या है। एक्चुअली बायोलॉजी दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बने होते हैं। पहला वर्ड होता है बायोज एंड सेकेंड वन इज लोगोज। बायोज का मीनिंग होता है लाइफ और लिविंग, लोगोज का मीनिंग होता है स्टडी। इस दो वर्ड्स की सहायता से हम यदि इसका डिफिनीशन बनाना चाहे तो डिफिनीशन कहेंगे ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग और लाइफ। और बायोलॉजी को हम इन अदर वर्ड में ये भी कहते हैं साइंस ऑफ लाइफ। स्टूडेंट इसका मतलब बायोलॉजी में जितने भी स्टडी होती है इसका मतलब सारे के सारे लिविंग की स्टडी होती है। तो हम पहले देखेंगे लिविंग होता क्या है। तो स्टूडेंट लिविंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस क्या होता है। आप किसी को बोला जाए कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस लिखे तो 10 पॉइंट आप सब बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में जो डिफरेंसेस बताऊंगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग। लिविंग के फीचर्स क्या क्या है। स्टूडेंट मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे लिखा है। पहला पॉइंट है ग्रोथ, सेकंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ कंसस्टेंस, फिफ्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम अब वन बाय वन इसको समझेंगे होता क्या। स्टूडेंट ग्रोथ का डिफिनीशन होता है इंक्रीज इन मास और नंबर, मतलब नंबर में वृद्धि या फिर मास में वृद्धि को ही क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। स्टूडेंट सेकेंड वन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से नए ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होना, ये क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। स्टूडेंट थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का डिफिनीशन होता है टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। स्टूडेंट एंड फोर्थ वन इज कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस क्या होता है, इसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे। स्टूडेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है इसी क्लास में, उसमें हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। व्हाट इज कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस होता है एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। यदि हम यहाँ पे हैं तो यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम है तो हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे। यदि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और वो जरूरी है लिविंग के लिए। लिविंग रहने के लिए ये एक तरह से जरूरी भी है। स्टूडेंट मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग। यदि उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट एनिमल में भी आपको दिखता होगा कि रिस्पॉन्ड कैसे करता है, सब एनिमल में आपको दिखता होगा, पर प्लांट में आप सोच रहे होंगे सर प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, इसको हम आप बेस्ट एग्जांपल से समझ रहे हैं। स्टूडेंट एक्चुअली प्लांट में एक प्रोसेस होता है फोटो पीरियडिज्म। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लाइट फ्लावरिंग होता है प्लांट में, इसे ही क्या कहते हैं, फोटो पीरियडिज्म। स्टूडेंट ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। स्टूडेंट आप देखते होंगे कि इस यूनिवर्स में हर प्लांट का फ्लावरिंग अलग अलग सीजन में होता है। तो फिर ये कैसे होता होगा। स्टूडेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट। मतलब किसी का क्रिटिकल पॉइंट है कि यदि मुझे सनलाइट 12 घंटे से ज्यादा मिलेगा तो मैं फ्लावरिंग करूंगा। किसी का क्रिटिकल पॉइंट है कि मुझे सनलाइट 12 घंटे से कम मिलेगा तो मैं फ्लावरिंग करूंगा। तो ये सनलाइट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है ना फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। यही तो है कॉन्शसनेस, मतलब इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, यही क्या कहलाता है, कॉन्शसनेस। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। स्टूडेंट क्रिटिकल पॉइंट मैंने बोला है
कि 3 टाइप के प्लांट होते हैं। एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट इसका ये है फ्लावरिंग, इसमें फ्लावरिंग होने का सिचुएशन ये है कि यदि सनलाइट एक क्रिटिकल पॉइंट से कम मिलेगा तो फ्लावरिंग करेगा। मान लेते हैं शॉर्ट डे प्लांट है, मान लेते हैं शॉर्ट डे प्लांट है, किसी का क्रिटिकल पॉइंट ये है कि 12 घंटा से कम सनलाइट मिलेगा तब तो हम फ्लावरिंग करेंगे, 12 घंटा से ज्यादा मिलेगा तो हम फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया 12 आवर। कोई होता है लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट का ये है कि किसी का रहता है कि मुझे 14 घंटे सनलाइट मिलेगा तो मैं फ्लावरिंग करूंगा। तो ये क्या है 14 घंटे इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, 14 से ऊपर मिलेगा तो फ्लावरिंग करेगा, 14 से नीचे मिलेगा तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द सनलाइट, सनलाइट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है फ्लावरिंग हो रहा है, किसी में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है फोटो पेरियोडिज्म। और फोटो पेरियोडिज्म किसका एग्जांपल मैंने दिया है प्लांट में, किसका एग्जांपल दिया है कॉन्शसनेस का। देखेंगे स्टूडेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे लिविंग का फीचर्स है। स्टूडेंट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है सेल से। हम कहेंगे सर सेल से भी नीचे तो होता है सेल ऑर्गेनेल होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल ऑर्गेनेल से बना होता है। ठीक है हम मान लेते हैं, कह देते हैं। स्टूडेंट आप सोचो एक ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं मेनली, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर एनिमल। तो यूनिसेलुलर एनिमल क्या होता है एक सेल से बना होता है। आप बताओ कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल से नीचे यानी सेल ऑर्गेनेल से बना होता है। मतलब लाइफ कहीं आप देखे हैं कि सेल ऑर्गेनेल लेवल पे एग्जिस्ट करता है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ सेल ऑर्गेनेल से बना है, कोई एक सेल ऑर्गेनेल से, लेकिन सिर्फ सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म तो आप देखे हैं यूनिसेलुलर। मतलब लाइफ सबसे पहले अपीयर कहां पे करता है, कौन से लेवल पे सबसे पहले लाइफ आता है, तो लाइफ सबसे पहले अपीयर करता है सेल पे। इसीलिए यूनिसेलुलर एनिमल सारा वो काम करता है जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जीने के लिए करता है। जीने के लिए हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी न्यूट्रिशन लेता है। जीने के लिए हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं एनर्जी के लिए, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जीने के लिए रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। मतलब जो हम करते हैं जीने के लिए वो सारा का सारा वो काम कर रहा है। रिप्रोडक्शन हम भी करते हैं वो भी कर रहा है। मतलब सेल लेवल पे पहली बार लाइफ आया है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये सिर्फ लिविंग के अंदर ही पाया जाता है। जितने भी लिविंग है, यदि यूनिसेलुलर एनिमल है तो एक सेल का बना है, बहुत मल्टीसेलुलर एनिमल है तो बहुत सारे सेल का बना हुआ है। हम लोग हैं तो हम लोगों में क्या होता है सेल होता है, सेल मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम क्या करता है एक बॉडी का निर्माण करता है। स्टूडेंट तो लाइफ सबसे पहले कौन से लेवल पे आया है सेलुलर लेवल पे। तो जब सेल का डिफिनीशन पढ़ते हैं तो वहां पे एक डिफिनीशन पढ़ते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां से सब क्लियर हो रहा है कि लाइफ सबसे पहले कौन से लेवल पे आया है सेल पे। सबसे छोटा यूनिट कौन सा है जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है सेल है, और यही सेल मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। यदि यूनिसेलुलर है तो एक अकेला सेल ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और मल्टीसेलुलर है तो बहुत सारे सेल मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये देख लिया स्टूडेंट। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग। ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर मींस डिफाइनिंग। स्टूडेंट डिफाइनिंग फीचर वो होगा जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। मीन्स सर क्या होता है, यदि हम इस 5 पॉइंट में बोले कि इस 5 में से कौन कौन से लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है, तो स्टूडेंट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मतलब 3, 4 एंड 5
डिफाइनिंग फीचर होंगे। सर ये क्यों होगा और ऊपर वाला क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ स्टूडेंट। डिफाइनिंग फीचर मीन्स कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं स्टूडेंट, ग्रोथ का डिफिनीशन होता है इंक्रीज इन मास और नंबर। ग्रोथ दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ वो होता है जिसके अंदर डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इनसाइड, अंदर से होता है, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ वो होता है जिसमें डिपोजिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर से यदि डिपोजिशन हो मटेरियल का और उससे मास में वृद्धि हो, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ स्टूडेंट। इस टाइप का ग्रोथ आप लिविंग के अलावा भी कहीं देखते होंगे। माउंटेन, याद कीजिए माउंटेन में क्या होता है, बाहर से सैंड पार्टिकल आके डिपॉजिट करते जाते हैं, उससे क्या होता है, उसका मास बढ़ता है। इसका मतलब क्या वो लिविंग है? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उसके अंदर बाहर से डिपोजिशन हो रहा है। इसीलिए हम ग्रोथ को लिविंग फीचर्स में काउंट नहीं करते हैं। यदि सिर्फ इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें तो इंट्रिंसिक ग्रोथ ओनली एंड ओनली लिविंग में पाया जाता है, बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जब आ जाता है तो मामला फंस जाता है, और इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग से बाहर कर दिए स्टूडेंट। रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन को हम लिविंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग में क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? स्टूडेंट आप याद करो, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो अनफर्टाइल होते हैं, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है, पर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो क्या अब इसका तो एक्सेप्शन हो गया हो कि जो अनफर्टाइल कपल्स है वो तो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, तो क्या उसको लिविंग नहीं करे? क्या उसको लिविंग नहीं बोले क्या? नहीं, लिविंग है स्टूडेंट, बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो हम इसीलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग नहीं मानते। अनदर एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता है बट लिविंग है। अनदर एग्जांपल देखेंगे, वर्कर्स हनी बी। हनी जब एक साथ ग्रुप में रहता है तो तीन टाइप के उसमें अलग अलग अकॉर्डिंग फंक्शन डिवाइड किया गया है। एक वर्कर्स, एक क्वीन, और एक मेल में दो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, और एक किंग होता है, एक क्वीन होता है। अब उसमें क्या होता है, वर्कर्स हनी भी सारा का सारा काम करता है, भोजन लाने का काम करता है, बट वर्कर्स आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग। वर्कर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो क्या हम इसको लिविंग नहीं मानेंगे? लिविंग है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसीलिए इस दोनों पॉइंट को हमने डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग में इंक्लूड नहीं किया है स्टूडेंट। फीचर्स हैं, लिविंग के फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे लिविंग ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट डिफाइनिंग फीचर में हम वो प्रॉपर्टी लेंगे जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो, विदाउट एक्सेप्शन हो, तब क्या कहलाएगा वो डिफाइनिंग फीचर। स्टूडेंट अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, वो है लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस का हिंदी मीनिंग होता है जीवन की प्रक्रिया। बहुत लोगों को तो ये लगता है कि जीवन की प्रक्रिया मीन्स ये जो हम पूरे दिन करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, ये हमारे जीवन की प्रक्रिया है। बिल्कुल ये ऐसा नहीं होता है कुछ भी। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जीने के लिए जो काम नेसेसरी है, मतलब जिस काम के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो सारे प्रोसेस क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेस कहलाएंगे स्टूडेंट। देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन होता है द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स इनसाइड आवर बॉडी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है वो सारे के सारे क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस कहलाता है स्टूडेंट। एक अनदर एग्जांपल, अनदर डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए
जितने भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो सारे क्या कहलाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं स्टूडेंट। अब बात ये है कि सर ये बेसिक फंक्शन है क्या क्या। देखेंगे स्टूडेंट, बेसिक फंक्शन में आता है न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखेंगे स्टूडेंट, न्यूट्रिशन। अब आप बताओ, जिंदा रहने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? कोई कहेगा सर सांस लेना। सांस लेना क्यों? क्या होता है सांस लेने से? रेस्पिरेशन से क्या होता है? सांस लेना और रेस्पिरेशन वैसे अलग अलग शब्द है, अलग अलग चीज है, मैं बताऊंगा जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा। टोटली अलग है, ब्रीथिंग अलग वर्ड है, रेस्पिरेशन अलग है, बहुत सारा डिफरेंस है दोनों के अंदर। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन, आप जिसको रेस्पिरेशन बोलो, रेस्पिरेशन किया क्यों जाता है पता है? रेस्पिरेशन किया जाता है फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। फूड को ऑक्सीडाइज क्यों किया जाता है पता है? फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि एनर्जी मिले। मतलब जिंदा रहने के लिए एनर्जी मिलना सबसे रिक्वायर्ड है, मतलब उसका प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे। यदि एनर्जी नहीं मिलेगा तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। अब एनर्जी मिलेगा कहां से? तो एनर्जी मिलेगा तब इंसान न्यूट्रिएंट लेगा, मतलब भोजन लेगा, तो न्यूट्रिशन हो गया। इसी प्रोसेस से क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं स्टूडेंट। फिर अब हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो हम न्यूट्रिशन कौन से फॉर्म में लेते हैं? सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। और हर सेल को जिंदा रहना है, यानी हर सेल को एनर्जी चाहिए, यानी हर सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए, हर सेल को फूड चाहिए। तो वो फूड जो हम ले रहे हैं वो तो सॉलिड फॉर्म में है, बड़ा बड़ा मोलिक्यूल है, तो हर सेल में पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन स्टूडेंट। अब फूड तो मिल गया, तो फूड से तो एनर्जी मिल नहीं सकता, वैसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या कहलाएगा स्टूडेंट? रेस्पिरेशन कहलाएगा। अब फूड को पहुंचाने के लिए पहले सर्कुलेशन करना पड़ेगा, सर्कुलेशन करना पड़ेगा। और जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर बनेगा उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा, वरना क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट होते जाएगा, अक्यूमुलेट होते जाएगा और वो टॉक्सिक फॉर्म बन जाएगा एक ना एक दिन, और टॉक्सिसिटी से हम मर जाएंगे। तो ये भी एक जरूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए कि एक्सक्रेशन का प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कुछ नहीं है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट, जो मैंने कॉन्शसनेस पढ़ाया यही है। चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्ड करना भी एक लाइफ प्रोसेस है। जिंदा रहने के लिए जरूरी है हमें इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है लाइफ प्रोसेस? आप बताओ, आप बिना रिप्रोड्यूस किए हुए जिंदा रह सकते हो कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हो। अनफर्टाइल कपल्स जो होता है, जो स्टेराइल कपल्स होता है, जो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्या वो जिंदा नहीं रहता है? क्या वो अपना लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता है? कर सकता है स्टूडेंट। मतलब हमारा यदि लाइफ सस्टेन करना है, हमें यदि जिंदा रहना है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमें रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट ह्यूमन को इस अर्थ पे रहना है, इस स्पीशीज को इस अर्थ पे रहना है, कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। बट सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात करें कि यदि हमें इस धरती पे रहना है तो क्या हमें रिप्रोड्यूस करना जरूरी है? क्या बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिना रिप्रोड्यूस किए हुए हम पूरी जिंदगी आराम से रह सकते हैं स्टूडेंट। इसीलिए रिप्रोडक्शन को मैंने लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट, न्यूट्रिशन के बारे में। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इसको आप नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट लास्ट में एक साथ। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। द वर्ड न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। ये वर्ड न्यूट्रिएंट से आया हुआ है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक और ऑब्टेन। मैंने ये वर्ड लिखा है और मैंने इस पे जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया है? क्योंकि इसी से अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मेक और ऑब्टेन मटेरियल्स दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर देयर लाइफ एंड विच सप्लाई एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रिपेयर एंड ग्रोथ।
मतलब न्यूट्रिशन ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या तो लेते हैं बाहर से या फिर खुद बनाते हैं। क्यों? एनर्जी के लिए। और एनर्जी किस चीज में किस काम के लिए यूज होता है? तो एनर्जी यूज होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ग्रोथ के लिए और टिश्यू के रिपेयर के लिए। सर एनर्जी के लिए तो हम फूड लेते हैं एक्चुअली। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एनर्जी के रूप में तो हम एनर्जी के लिए तो हम फूड को यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, तो फिर न्यूट्रिशन और फूड में डिफरेंस है क्या? यस स्टूडेंट, डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस, बट डिफरेंस है। जैसे न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ये क्या होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है अभी समझ में नहीं आएगा, पर आगे अभी 1 से 2 मिनट के बाद मैं समझाऊंगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन्स। इनऑर्गेनिक होता है वाटर एंड मिनरल। जब हम फूड की बात करते हैं इतने न्यूट्रिएंट्स में सारे आते हैं। जब हम फूड लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तो मिल जाता है हमें फूड से, विटामिन भी मिल जाता है, बट सारे विटामिन नहीं मिलता है। कुछ विटामिन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? विटामिन कॉम्प्लेक्स बाहर से लेना पड़ता है सप्लीमेंट के रूप में, या फिर कुछ ड्रिंक्स लेना पड़ता है। बट सेकेंड मिनरल, बहुत सारे ऐसे मिनरल है जो हमें फूड से मिलता ही नहीं। इसीलिए हम एक लाइन लिखे हैं, सेंटेंस लिखे हैं कि नॉट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एक्वायर्ड बाय फूड, सम ऑफ देम मे कम फ्रॉम विटामिन कॉम्प्लेक्स एंड ड्रिंक्स। कुछ इससे मिलता है। तो फूड जो है वो सारा न्यूट्रिएंट्स कैरी नहीं करता। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में लैक रह जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? बाहर से सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं या फिर ड्रिंक्स के फॉर्म में लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, वी एक्चुअली नीड न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन प्रॉपरली। मतलब ये क्या हो गया? हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए एक्चुअली हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड नहीं चाहिए। फूड से हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। फूड तो हर कोई लेता है। फूड क्या? कार्बोहाइड्रेट सिर्फ खा रहे वो भी फूड है, बट न्यूट्रिएंट्स वो होता है जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। उसके लिए बहुत सारे रिक्वायर्ड है, तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उसको न्यूट्रिएंट कहेंगे। तो जैसे सर्वे वगैरह आते रहता है, देखते हैं कि लिखा रहता है कि हिंदुस्तान में आज भी 50% लोग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं। तो फूड तो सारे लोग लेते हैं, तो फिर ये न्यूट्रिएंट्स का क्या चक्कर है? मतलब यही थोड़ा सा डिफरेंस है, पर डिफरेंस है स्टूडेंट। मैंने बोला कि न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब हम समझाएंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। जरूरी है समझना। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो होगा जिसके फॉर्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो एट अ टाइम, मतलब दोनों हो, तो कहलाएगा ऑर्गेनिक। दोनों में से कोई एक मिस हो या फिर दोनों मिस हो तो कहलाएगा इनऑर्गेनिक। दोनों प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिक, अदरवाइज कोई भी एक मिस है या फिर दोनों मिस है तो कहलाएगा इनऑर्गेनिक। कौन कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। देखेंगे स्टूडेंट इसको। ऑर्गेनिक की एग्जांपल में मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। C भी आ रहा है, H भी आ रहा है, O आ रहा है, डजंट डिपेंड। बट कार्बन और हाइड्रोजन होना ही चाहिए। साथ में कोई तीसरा है कोई बात नहीं, चौथा है कोई बात नहीं, बट दो चीज तो होना ही चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। फैट, प्रोटीन, ये भी आप देखेंगे, बहुत सारे इसके फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फैट के, आप उसको देखेंगे। अब हम इनऑर्गेनिक बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक में मैंने लिखा है या तो कोई एक या फिर दोनों मिसिंग हो तो क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक कहलाएगा स्टूडेंट। अब इसमें वाटर, देखिए वाटर H2O, हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, इसीलिए क्या है? ये इनऑर्गेनिक है। एंड मिनरल्स। फिर देखेंगे स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या है? हर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन एक ही टाइप से नहीं लेता है। जैसे हम अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? That is differ from प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। प्लांट अपना भोजन खुद से बनाता है। अब ये सब खुद से बनाने का क्या चक्कर है? बचपन क्लास में पढ़ते आए हैं कि दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब दो टाइप के मोड होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अदर इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बचपन में ये सिखाया जाता है ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाता है, हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहता है। अब
बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है बचपन में, धीरे धीरे वो क्लियर हो जाता है कि सर खुद से भोजन बनाना, ऑटोट्रॉप्स, दूसरे पे डिपेंड रहना, हेटरोट्रॉप्स। तो घर में जो मदर होती है वो खुद से भोजन बनाती है, तो क्या मदर ऑटोट्रॉप्स हो गई, और मैं और घर के जितने मेंबर हैं वो मदर पे डिपेंडेंट रहता है भोजन के लिए, तो क्या हम लोग हेटरोट्रॉप्स हो गए और मेरी माँ ऑटोट्रॉप्स हो गई? नहीं स्टूडेंट, खुद से बनाने का मतलब आप नहीं समझे, और अभी उस टाइम समझाया भी नहीं जाता, अभी समझ में आएगा स्टूडेंट। खुद से बनाना, माँ भोजन पकाती है, बनाती नहीं है। भोजन तो बाहर से लाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल, उसको टेस्टी बनाने के लिए माँ पकाती है, खुद से भोजन नहीं बनाती है। तो खुद से भोजन कौन बनाता है? आप देखो, हम डिपेंड करते हैं किस पे, जिस भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंसी है हमारा, या तो प्लांट पे या फिर एनिमल पे। मान लेते हैं हम प्लांट पे डिपेंडेंसी है हमारा। प्लांट अपना भोजन कहाँ से बनाता है? उसको कोई भोजन तो देता नहीं है, उसको कुछ भी नहीं देते हम। अब कहेंगे सर जो खेत में उगाया जाता है उसमें खाद वगैरह दिया जाता है, उसका बात नहीं करेंगे, उसको हम देते हैं, उसमें हमारा खुद का इंटरेस्ट है। आप ऐसा प्लांट लो जो इसको कुछ भी नहीं डालते हैं, वो भी फल देता है, वो भी अपना ग्रोथ करता है कुछ दिए हुए, तो क्या वो अपना भोजन खुद से बनाता होगा ना, तभी तो जिंदा भी रहता है। कोई कितने ऐसे प्लांट रहते हैं जिसको कभी कुछ नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता, फिर भी वो ग्रो करता है, जिंदा रहता है। तो जिंदा रहने के लिए तो पहले एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलता कहाँ से? न्यूट्रिएंट से, मतलब भोजन से। तो अपना भोजन वो खुद बनाता होगा, तभी तो जिंदा रहता होगा। और मान लो हम अपना भोजन खुद से बनाते हैं, तो मान लो हमें भोजन देना आज से कोई बंद कर दिया, तो क्या हमें भोजन खुद से बनाना नहीं, तो जिंदा रह जाएंगे, और हम तो जिंदा नहीं रह पाएंगे बिना भोजन को, जब तक हमको कोई भोजन नहीं देगा। तो हम तो क्या कहोगे? हेटरोट्रॉप्स, हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और प्लांट क्या हो गया? ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन कैसे बनाता है ये भी हम देखेंगे स्टूडेंट। अब ऑटोट्रॉप्स जो होता है, अब ऑटोट्रॉप्स का डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? सॉरी, डेफिनेशन क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स वर्ड में ही है, देखिए स्टूडेंट। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिशन खुद से बना लेता हो उसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे बनाता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या होता है वो मैंने बता दिए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सारे सब्सटेंस इनऑर्गेनिक कहलाएंगे जिसमें या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन या फिर दोनों नहीं हो, वो सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं। स्टूडेंट आपने जरूर पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन CO2 वाटर के हेल्प से, सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है। वाटर क्या हो गया? H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 में H नहीं है, इनऑर्गेनिक हो गया, H2O में कार्बन नहीं है, इनऑर्गेनिक हो गया। इस दोनों के हेल्प से, तो मैंने यही तो लिखा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, तो ये प्लांट क्या हो गया? ऑटोट्रॉप्स। तो मैंने लिखा है एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स। अब हम स्टूडेंट ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट कर लें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, अब फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक के कितने कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक के कितने टाइप होते हैं। ऑटोट्रॉपिक के 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है फोटोऑटोट्रॉप एंड सेकेंड वन इज कीमोऑटोट्रॉप। स्टूडेंट, फोटोऑटोट्रॉप्स में ऑर्गेनिज्म लाइट को यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कीमोऑटोट्रॉप्स में ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी को यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट हम देखेंगे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कीमोऑटोट्रॉप्स, लोग उसको कहते हैं जो अपना भोजन केमिकल से बनाए उसे कीमोऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। कीमोऑटोट्रॉप और फोटोऑटोट्रॉप्स में यदि क्लियर कट डिफरेंस बोले तो आप ये बोल सकते हैं दोनों ऑटोट्रॉप्स है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फोटोऑटोट्रॉप्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है लाइट को, कीमोऑटोट्रॉप्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है केमिकल एनर्जी को। स्टूडेंट एग्जांपल देखेंगे, फोटोऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल होता है ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। कीमोऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल होता है नाइट्रोसोमोनाज,
ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट, ये लेग्यूम प्लांट के रूट में होता है जो आप लोग पढ़े हैं, वैसे नॉन लेग्यूम प्लांट के रूट में भी होता है, बट आप जो पढ़े हैं अभी तक उसमें लेग्यूम प्लांट के रूट में पाया जाता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वहां बहुत सारा रिएक्शन होता है, जैसे होता है नाइट्रीफाइंग रिएक्शन जिसमें N2 को NO2 में बदला जाता है। तो यहां जो केमिकल एनर्जी रिलीज होता है उसे ही ये यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कब, जब अपना न्यूट्रिशन बनाता है, अपना भोजन बनाता है स्टूडेंट। अब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ग्रीन प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है। ग्रीन प्लांट में आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत सब सुने होंगे कि ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस इसीलिए होता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी वाटर तो पृथ्वी से मतलब अर्थ से लेता है, और CO2 एटमॉस्फेयर से लेता है, और सनलाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके अपना भोजन बनाता है। कैसे क्या होता है डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में। अभी हम टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, फिर देखते हैं। हेटेरोट्रॉप्स आर 3 टाइप्स। हेटेरोट्रॉप्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सेप्रोफाइटिक, सेकेंड वन इज होलोजोइक, थर्ड वन इज पैरासाइटिक। स्टूडेंट, सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना भोजन डीड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करता है। कैसे करता है, मतलब डीड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मतलब सड़े गले पदार्थ से। जैसे आप देखते होंगे कि गांव घर में गार्बेज जो भी घर का कूड़ा कचरा होता है कहीं डालते हैं, वहां पे एक मशरूम प्लांट होता है, वो उग जाता है। क्यों, वो सड़ा गला पदार्थ है, वहां उसको भोजन मिल रहा है, इसीलिए वहां पे वो डेवलप हो जाता है। तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफाइटिक। वो अपना भोजन ऑब्टेन कैसे करता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सीक्रेट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम को हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम क्यों कहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ेंगे। तो वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सीक्रेट करता है, और वो सेक्रेट करके उसको वहां पे डाइजेस्ट कर देता है, और डाइजेशन के बाद क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये ऐसा कहां होता है, सेप्रोफाइटिक में होता है स्टूडेंट। सेप्रोफाइट्स का एग्जांपल है फंजाई, और फंजाई में एक बड़ा सा फाइलम है जिसके अंदर मशरूम और ईस्ट इसका एक एग्जांपल है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे होलोजोइक क्या होता है। होलोजोइक मींस ईटिंग सॉलिड फूड। अब जैसे हम लोगों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है, और हम इसी टाइप के ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है, और हम लोग एडवांस है, तो हमारे अंदर वर्क का बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे डाइजेशन के लिए एक अलग ही सिस्टम ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेशन के लिए एक अलग सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रेशन के लिए एक अलग ही सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो हम जब सॉलिड फूड लेते हैं, और हमारे बॉडी का हर सेल जिंदा है, और किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही। एनर्जी मिलेगा कहां से, जब उसके पास पहुंचेगा फूड, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हर सेल को पहुंचाना है, बट हम लोगों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक, जिसमें हम सॉलिड फूड इंटेक करते हैं। अब बड़ा बड़ा फूड हम इंटेक करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स इंटेक करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स बहुत बड़ा होता है, वो पॉलीमर होता है, मतलब एक एक यूनिट से मिलके बहुत बड़ा यूनिट बन जाता है। जैसे ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके स्टार्च बन जाता है। तो ग्लूकोज तो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, मोनोमर है, बट वही जब पॉलीमराइज हो जाता है, पॉलीमर बन जाता है, तो मैक्रोमोलिक्यूल बन जाता है, स्टार्च। तो हम लोगों का मोड है होलोजोइक। बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल लेते हैं। अब मैक्रोमोलिक्यूल तो हर सेल तक पहुंच नहीं सकता है, बट हर सेल को एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो फिर क्या होगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे सब्सटेंस में, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो हम पहले भोजन लेंगे, होलोजोइक में पहले भोजन लेंगे तो इनटेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंगेशन। तो देखो, होलोजोइक इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंगेशन। अब इंगेशन को हम इंगेस्ट कर लिए, लेकिन हर सेल को पहुंचाना है न्यूट्रिशन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, सोल्यूबल फॉर्म में बदलना पड़ेगा, सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म में बदलना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड
डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, बट पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से इसको डालना कहाँ पड़ेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी ब्लड में स्टूडेंट। तो पहले क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन, देन ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। एंड जो हम भोजन लिए हैं उसमें बहुत सारे वेस्ट भी रहता है, कचरा पदार्थ भी रहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इगेशन। तो होलोजोइक मोड जो होता है, होलोजोइक मोड में सॉलिड भोजन लिया जाता है, पॉलीमर लिया जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल लिया जाता है। इसीलिए हर सेल को पहुंचाने से पहले इस फूड को, इस न्यूट्रिशन को ये 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है, और ये 5 स्टेप बिल्कुल सीक्वेंस में होता है। पहले होगा इंगेशन, फिर होगा डाइजेशन, इसके बाद एब्जॉर्प्शन, इसके बाद एसिमिलेशन एंड इगेशन। स्टूडेंट ये 5 स्टेप बिल्कुल सीक्वेंस में होता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहता है। जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे यहां तो कंफ्यूजन नहीं रहता है, यहां कंफ्यूजन नहीं रहता है, बट इस दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए इंगेशन मतलब भोजन को पहले इनटेक करेंगे और उसमें से जो वेस्ट निकलेगा उसको बाहर करेंगे। तो पहले लेंगे तभी तो वेस्ट बाहर निकलेगा, तो पहले लेंगे तो पहले इन करेंगे, तो पहले इन करेंगे मतलब इंगेशन, और लास्ट में आ जाएगा इगेशन। इसका एग्जांपल मैन है, डॉग है, हॉर्स है, बहुत सारे, जैसे मैन हुआ, डॉग हुआ, सारे के सारे क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में फूड लेते हैं। फिर देखते हैं स्टूडेंट पैरासाइट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों आ जाएगा। पैरासाइट में प्लांट भी होते हैं, कुछ प्लांट भी पैरासाइटिक होते हैं स्टूडेंट, इसीलिए तो मैंने यहां पे लिखा है ऑटोट्रॉफ में ग्रीन प्लांट्स, मतलब जो ग्रीन है उसका तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है, बट जो नॉन ग्रीन प्लांट कुछ है जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉपिक, और हेट्रोट्रॉपिक में कौन सा, पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या करता है, एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, लिव्स इन, या तो किसी के अंदर रहता है या किसी के ऊपर रहता है, तो लिव्स इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है, या उसके ऊपर रहता है, या उसके अंदर रहता है। क्यों रहता है, एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन से ही क्या मिलता है, एनर्जी, फ्रॉम विच इट्स ऑब्टेन इट्स सिंथेसाइज्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब जैसे प्लांट के ऊपर आता है तो प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसका जो सिंथेसाइज्ड भोजन है वो ऑब्टेन करता है। या फिर एनिमल के ऊपर आता है या एनिमल के अंदर रहता है तो एनिमल भी भोजन लेता है बाहर से, तो जो भोजन लिया जाता है उसी भोजन को वो क्या करता है, ऑब्टेन करता है। कौन, पैरासाइट। पैरासाइट का एग्जांपल स्टूडेंट एक है इंट अमीबा, अमीबा कहते हैं। इंट अमीबा ये क्या है, प्रोटोजोन है, पैरासाइटिक प्रोटोजोन है। लीच हुआ, लाइस हुआ, एस्केरिस, राउंडवर्म, ये सब जानते होंगे, एस्केरिस, राउंडवर्म। बचपन में इसके लिए मेडिसिन भी लेते हैं, पेट में कीड़ा हो गया, पेट में कीड़ा हो गया, यही कीड़ा रहता है, इसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं। ये भी क्या है, पैरासाइटिक है, हमारे बॉडी के अंदर रहता है और हमारी न्यूट्रिशन वो ऑब्टेन करता है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। इसके बाद कस्कुटा डिफ्लेक्सा, ये एक प्लांट है स्टूडेंट, कस्कुटा डिफ्लेक्सा ये एक पैरासाइटिक प्लांट है, और ये टोटल स्टीम पैरासाइट है, टोटल स्टीम पैरासाइट है। इतना कुछ पूछेगा नहीं, बट याद रख लीजिएगा कि टोटल स्टीम पैरासाइट है, बट इतना भी याद रहेगा कि एक पैरासाइटिक प्लांट है तो हो जाएगा। कौन सा, कस्कुटा डिफ्लेक्सा, इसी को डूडर प्लांट भी कहते हैं स्टूडेंट। अब हम इस सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। डिटेल स्टडी मीन्स क्या होगा कि पहले पढ़ेंगे फोटोऑटोट्रॉप्स, फोटोऑटोट्रॉप्स में कौन सा, ग्रीन प्लांट के बारे में हमारा डिटेल स्टडी होगा स्टूडेंट। फिर इसके बाद होलोजोइक में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में स्टूडेंट, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। ये 5 प्रोसेस है ना, इसमें इंगेशन तो बहुत छोटा प्रोसेस है, भोजन के लेने को प्रोसेस को इंगेशन कहते हैं। बाकी ये जो 4 प्रोसेस है, यही चारों प्रोसेस इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है। ये तो बिल्कुल बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और इसको भी एक कम से कम एक लेक्चर में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स के बारे में स्टूडेंट, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब मेरा नेक्स्ट क्लास जो होगा पूरा का पूरा ग्रीन प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कौन से प्रोसेस से होता है, कहाँ पे होता है, क्या बनता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है,
कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर हैं, यानी मतलब कौन सी चीज को नहीं दिया जाए तो न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा, मतलब किसके कमी में वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। पूरा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में होगा, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास मेरा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में।